हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी। मैं आप लोग का फिर से एक बार कैरियर प्लेटफॉर्म कोचिंग में स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। हमने उसको टोटली कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकेंड यूनिट आता है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब में हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भूगोल की दृष्टि से। ये चैप्टर भूगोल को समझने के लिए एक अपने आप में ही एक अहम भूमिका निभाता है। तो इस चैप्टर को आप जितना क्लीन पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, समझ लिए आपका जियोग्राफी उतना ही क्लीन और उतना ही स्मूथ होता चला जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये तीन वर्ड हैं और इन तीनों वर्ड का मतलब हम जानेंगे। पहला वर्ड हमारा आता है ग्लोब। पहला वर्ड हमारा आता है ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में समझते हैं। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक वास्तविक इमेज है, एक वास्तविक संरचना है जो पूरे पृथ्वी को एक छोटे से आकार में प्रदर्शित करता है, जो पूरे पृथ्वी को एक छोटे से आकार में प्रदर्शित करता है। आप सपोज करिए कि कल्पना करिए कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं पृथ्वी को पूरे समेट सकता हूँ। मैं पृथ्वी को क्या कर सकता हूँ, अपने ताकत से समेट सकता हूँ। तो मैंने पृथ्वी को समेट के एक छोटे से भाग में, एक छोटे से संरचना में कन्वर्ट कर दिया, एक छोटे से प्रारूप में, एक छोटा सा प्रारूप दे दिया पृथ्वी को। क्योंकि हम तो पूरी पृथ्वी पे घूम घूम के उसके बारे में पढ़ नहीं सकते, तो एक छोटा सा संरचना हमारे लिए पृथ्वी को जानने का एक बहुत ही अच्छा जरिया हो जाएगा। तो ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का एक वास्तविक संरचना होता है जो एक छोटे से प्रारूप में हमें दिखाया गया होता है। अब समझते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश लाइन क्या, अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा कहो या अक्षांश वृत्त कहो, दोनों बात एक ही है। समझते हैं इसको। पृथ्वी के बीचों बीच लाइन गुजरती है जिसे हम कहते हैं विषुवत लाइन, विषुवत रेखा या फिर अक्षांश रेखा बोलते हैं, या फिर अक्षांश रेखा बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। मतलब कि अक्षांश रेखा ऐसी लाइनें होती हैं जो पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करती हैं, उसे अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत, इसे हम वृत्त भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी हम बताएंगे थोड़े समय में। अब देखिए, इसके बाद अक्षांश रेखा जो होती हैं इसे समांतर रेखा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो जानते हैं। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाएं चलती हैं वे एक दूसरे के समांतर चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। जैसे कि हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये रेखाएं हर जगह एक दूसरे के इक्वल है, हर जगह एक दूसरे के बराबर है। कहीं भी देखें तो ये एक दूसरे के बराबर है, इनकी लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए, जब दो लाइनें एक दूसरे के बराबर चलती हैं तो उसे समांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने प्रूफ कर दिया कि अक्षांश रेखा जो होती है वो एक दूसरे के समांतर चलती है। जब हम ध्रुवों पर जाएंगे, जब यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखिए, ये हमारा विषुवत रेखा गया जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इसको हम एक बार ग्लोब में देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा पृथ्वी है। कल्पना कीजिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन जो बीचों बीच गई है, ये पृथ्वी को बीचों बीच, देखिए आप, बीचों बीच ये लाइन गुजरी है जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांट दी पृथ्वी को।
दो भागों में बांट दी। तो दो भागों में जब बांटेगी तो नॉर्थ वाला जो भाग होगा उसे हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और जो इस साइड वाला भाग होगा दक्षिण वाला उसे हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश। तो हमें पता चल गया उत्तरी अक्षांश क्या होता है और दक्षिणी अक्षांश क्या होता है। पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा, ऊपर का भाग हो गया उत्तरी अक्षांश, नीचे का भाग हो गया दक्षिणी अक्षांश। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं कि जो हमारा अक्षांश रेखा होता है वो गोला कैसे होता है, एक सर्कल कैसे फॉर्म करता है, इसे अक्षांश वृत्त क्यों बोलते हैं, इसे विषुवत वृत्त क्यों बोलते हैं, वो भी हम समझते हैं। हमने आपको दिखाया ग्लोब में, मैंने आपको दिखाया ग्लोब में कि जो हमारा विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है वह एक सर्कल बनाता है, वो पृथ्वी को एक सर्कल बनाता है, क्योंकि पृथ्वी हमारा गोला टाइप का है। तो इसको एक लाइन इस पर गुजरी बीचों बीच, तो वो भी क्या होगा, एक वृत्त के आकार का होगा। तो यहाँ पे देखिए जो विषुवत लाइन है जो बीचों बीच पृथ्वी काट रही है वो एक सर्कल बना रहा है। इसी के पैरेलल अक्षांश रेखाएं चलती हैं, तो अक्षांश रेखाएं भी क्या करेंगे, एक पैरेलल बनाएंगी, एक वृत्त बनाएंगी। समझते हैं यहाँ पे उसको फिर से एक बार फिर समझते हैं। तो देखिए, तो देखते हैं कि ये जो हमारा विषुवत लाइन है वो ऐसे सीधा नहीं है। ये तो हमारा जो यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड पे हम सिर्फ एक ही दो डायमेंशनल दिखा पाते हैं, 3D नहीं दिखा पाते हैं। तो ये रेखाएं कुछ ऐसी बनती हैं, ये रेखाएं कुछ ऐसी बनती है, फिर जो यहाँ पहले चलती हैं ऐसी बनती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी बनती है, तो ये एक गोला फॉर्म करती हैं। अब एक चीज़ बहुत क्लियर समझिएगा, एक चीज़ बहुत क्लियर समझिएगा, हम सारे लाइनों को अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा बोलते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री पे बनता है ये वाला, ये जो 90 डिग्री पे बनता है, ये जो 90 डिग्री पे बनता है, इसे हम कभी भी अक्षांश वृत्त नहीं बोलते हैं। क्यों? इसे हम कभी भी अक्षांश वृत्त नहीं बोलते हैं। क्यों? कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सब। अब देखिए, हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन है वो जो विषुवत का लाइन है वो सबसे बड़ा गोला बनाएगा। देखिए ये इतना बड़ा गोला बनाएगा, इतना बड़ा। फिर जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये उससे थोड़ा सा छोटा गोला बनाएगा, उससे थोड़ा सा छोटा गोला बनेगा। फिर जब हम और ऊपर जाएंगे तो ये उससे भी छोटा गोला फॉर्म करेगा, उससे भी छोटा गोला फॉर्म करेगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो ये उससे भी छोटा वृत्त बनाएगा। तो ऐसे करते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी 90 डिग्री पर कि वो वृत्त ना हो के बस एक पॉइंट फॉर्म करेगा, एक बिंदु बनाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा गोला छोटा होता जा रहा है। पहले हमारे पास जो विषुवत था वो सबसे बड़ा गोला बनाया, फिर इसका जब ऊपर गए थोड़ा छोटा गोला बना, फिर ऊपर गए तो और छोटा बना, फिर छोटा बनते 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 एक समय ऐसा आया सिर्फ उसने एक पॉइंट बनाया, और जो वो पॉइंट बनता है वही हमारा कहलाता है क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऊपर की तरफ जो पॉइंट बनता है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे की तरफ जो पॉइंट बनता है उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो ये ओवरऑल डिस्कशन जो हुआ वो अक्षांश रेखा को समझने के लिए हुआ। अब समझते हैं कि अक्षांश रेखा की हमें ज़रूरत क्या पड़ी पृथ्वी पर, क्यों अक्षांश रेखा को लाया गया, उसका क्या महत्व है पृथ्वी पर। तो किसी भी शहर हो गया या कोई भी देश हो गया, उसकी स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश रेखा की ज़रूरत पड़ती है, अक्षांश रेखा की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम उसको क्लियर करते हैं कि अक्षांश रेखा की ज़रूरत हमें कैसे पड़ी और क्यों पड़ी। आइए, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है चंद्रपुर। और ब्राज़ील में जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ब्राज़ील में ये ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। तो ब्राज़ील में एक जगह पाया जाता है बेलो होरिजेटो
बेलो होरिज़ोंटो। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटो नाम का एक जगह पाया जाता है। इस जगह की कंडीशन क्या है, ये दोनों जो है 20 डिग्री अक्षांश पे पाए जाते हैं। ये जगह जो है ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे पाए जाते हैं, 20 डिग्री अक्षांश पे पाए जाते हैं। अब सपोज करिए, चलिए हमने ठीक है हमने बता दिया ये जो है ये 20 डिग्री पे पाए जाते हैं, 20 डिग्री ये भी क्या है 20 डिग्री, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे पाए जाते हैं। हमने एक क्या किया, ग्लोब बनाया या पृथ्वी हमने लिया, इस पर हमने विषुवत रेखा खींचा, फिर इसके बाद क्या किया हमने ये अक्षांश रेखाएं खींचा। अब हमें पता है कि 20 डिग्री यहाँ पर आता है, सपोज करिए 20 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है 20 डिग्री, तो ये महाराष्ट्र में है यानी भारत में 20 डिग्री है और ये दक्षिण अमेरिका में 20 डिग्री है। तो हम कैसे दिखाएंगे कि हमारे पृथ्वी में इनकी लोकेशन कहाँ है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हमारे पृथ्वी में इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इसीलिए हमारा लाया गया अक्षांश रेखाएं जो कि दक्षिण अक्षांश और उत्तरी अक्षांश यानी दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में क्या करते हैं, उसको बांट के हम स्थिति को बताते हैं। अब हमें पता हो जाएगा कि जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो जगह चंद्रपुर है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी वो इस साइड में है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। और जो हमारा ब्राज़ील है, जो दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है उसमें पाया जाने वाला बेलो होरिज़ोंटो जो है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब हम बता सकते हैं कि जो 20 डिग्री लाइन है जो हमारा चंद्रपुर है वो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री लाइन पर यहीं कहीं हो सकता है। अभी कहाँ है वो नहीं पता, वो जब हम देशांतर पढ़ेंगे तब एक्यूरेट पोजीशन बताएंगे। अभी हम सिर्फ अक्षांश पढ़ रहे हैं तो एक बताएंगे कि कहाँ पर किस दिशा में या किस लाइन पर हो सकता है। तो हमें अक्षांश से पता चला जो हमारा चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पाया जा रहा है, यानी 20 डिग्री लाइन हमारी ये वाली है, इसी लाइन पे कहीं पाया जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद जो हमारा बेलो होरिज़ोंटो है जो 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाया जा रहा है, 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाया जा रहा है, वो हमारा अगर हम सपोज करें कि 20 डिग्री हमारी लाइन ये है तो हमारा बेलो होरिज़ोंटो जो है वो ये इसी लाइन पे यहीं कहीं पर पाई जाएगी। तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है किसी देश की पोजीशन बताने में काम आती है, लेकिन अगर सिर्फ अक्षांश रेखाओं से पोजीशन हम बताएंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी वहाँ तक पहुँचने में, उस जगह पे पहुँचने में। हालांकि पहुँच तो जाएंगे, अगर एक इंसान यहाँ से चलना शुरू करे तो वो पहुँच तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इसीलिए फिर हमें ज़रूरत पड़ी देशांतर रेखा की, देशांतर रेखा की। लेकिन देशांतर से पहले अक्षांश के बारे में हम और जानेंगे, देशांतर के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अक्षांश के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये हमारी विषुवत वृत्त है। जो अक्षांश रेखाएं हमारी होती है, वो 90 लाइन ऊपर की तरफ होती हैं, मतलब 90 रेखाएं ऊपर होती हैं अक्षांश के, 90 रेखाएं जो होती हैं नीचे होती हैं, और एक रेखाएं हमारा विषुवत वृत्त है, इसको भी अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, इसको भी काउंट करते हैं। तो अगर कोई अगर हमसे पूछे कि पूरा अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब में या हमारे पृथ्वी पे कितनी हैं, तो हम कहेंगे 90 ऊपर प्लस 90 नीचे और प्लस एक जो हमारा है ये विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर सर्किल, तो ये हमारा एक है। तो इस तरह से हमारा टोटल संख्या हो गया 181। यानी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितना हो गया 181 लाइन होती हैं, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। हर एक डिग्री पर हमें एक अक्षांश रेखा मिलती है, हर एक डिग्री पर
एक अक्षांश रेखा मिलती है। अगर ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा विषुवत रेखा है तो हर एक डिग्री पर हमें एक रेखा मिलती है। इस तरह से 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर हो गई, फिर दक्षिण साइड में 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हो गई और एक जो होता है हमारा बीच में जाता है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो हो गई वो 181 हो जाएगी। ठीक, 181 हो जाएगी। अब चलिए कुछ चीज़ें और बताते हैं जो कक्षा 6वीं के एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें और जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा और एक फैक्ट है उसको भी जान लेते हैं, एक लाइन है उसको भी जान लेते हैं। समझना ध्यान से, ये हमारा हो गया पृथ्वी, यहाँ से बीच से गुजरी क्या हमारा, ये हमारा बीच से जा रहा है विषुवत रेखा। अगर हम देखें तो ये जो हमारा यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे जाए तो ये एक सर्कल फॉर्म करता है, एक सर्कल फॉर्म करता है। तो सर्कल जो होता है हमारा वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम देखें तो एक लाइन यहाँ से यहाँ हो गया, एक लाइन यहाँ से यहाँ हो गया और दो लाइन ऐसे पीछे जाएंगे। इसको हम ग्लोब में समझते हैं क्लियरली। ये हमारा विषुवत रेखा जा रहा है, ये हमारा विषुवत रेखा जा रहा है, ये हमारा विषुवत रेखा जा रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा लाइन जाएगा, फिर बैक साइड देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन जाएगा। मतलब कि 4 लाइनें गुजर रही हैं, 4 लाइनें टोटल क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, 4 लाइनें गुजर रही हैं। तो अगर हम 4 लाइनों को देखें कि हर एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हर एक लाइन जो है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और मैंने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 90 रेखाएं ऊपर पाई जाती हैं और 90 रेखाएं जो होती है वो नीचे पाई जाती हैं। अक्षांश वृत्त भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 90 जो लाइन होती हैं वो ऊपर हो गई, 90 वृत्त ऊपर हो जाएंगे, 90 जो हो जाएंगे वो नीचे हो जाएंगे, ठीक, और एक बीच में हो जाएगा। टोटल नंबर जो हो जाएगा इसका वो 181 हो जाएगा। आइए सेकेंड टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रेखाएं होती हैं जो कि हमारे पृथ्वी पे कई चीज़ों को बताती है, जैसे कि कहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, कहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, कहाँ पर बर्फ़ वाला देश होगा, कहाँ पर बहुत मौसम में अचानक से परिवर्तन होगा, सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, कहाँ से सूर्य पहले निकलेगा, कहाँ पे लेट दिखेगा, सारी चीज़ें इन रेखाओं से हम क्लियर करते हैं। तो आइए हम एक कक्षा 6वीं के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो हमने एक फिगर ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है और इसके बारे में हमें समझना है। तो ये तो आपको पता है, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा से जब 23.5 डिग्री ऊपर चलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलते हैं, कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलते हैं। 0 डिग्री पे विषुवत रेखा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमें कर्क रेखा मिलती है, कर्क रेखा मिलती है। कर्क रेखा जो होता है वो भारत के लगभग बीच से गुजरता है। कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीच से गुजरता है। फिर इसके और ऊपर जाएंगे, यानी 66.5 डिग्री पे जब हम जाएंगे, कितने पे, 66.5 डिग्री पे जब जाएंगे, 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो वहाँ पे जो लाइन गुजरती है 66.5 डिग्री से जो गुजरती है वो उत्तर ध्रुव वृत्त कहलाती है, या उत्तर ध्रुवीय रेखा कहलाती है, या उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, ठीक। इसके बाद 90 डिग्री पे, जो 90 डिग्री पे जो है, जो 90 डिग्री पे है, मैंने कहा था उसे कभी भी वृत्त मत कहिएगा, क्योंकि वो एक बिंदु बन गया। वहाँ पे जाते जाते हमारा वृत्त इतना छोटा हो जाता है कि वो एक बिंदु बन के रह जाता है। तो वही हमारा कहलाता है ध्रुव कहलाता है, यानी पोल कहलाता है, जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ का जो एरिया होता है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो ये ऊपर वाले आपको समझ में आए। अब बात करते हैं नीचे वाले रेखाओं की।
0 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री पे हम बात करें, अगर नीचे 23.5 डिग्री पे बात करें, 23.5 डिग्री पे बात करें, 23.5 डिग्री बात करें, तो 23.5 डिग्री से मकर रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री से मकर रेखा गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव वृत्त गुजरती है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त गुजरती है। अब देखिए याद कैसे करिएगा, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। ऊपर 66.5 डिग्री जो है वो उत्तर ध्रुव वृत्त, और नीचे 66.5 डिग्री जो है वो दक्षिण ध्रुव वृत्त। सिर्फ उत्तर और दक्षिण का फर्क है बस 66.5 डिग्री में। तो इतना चीज़ें समझ में आया। अब थोड़ा सा और समझते हैं, अब इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं थोड़ा सा और तरीके से। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी का जो ये है ये बीचों बीच का भाग दिखाया गया है, विषुवत रेखा है। अब हम सूर्य को लेकर समझते हैं। सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा के ठीक सामने से प्रकाश देता है। विषुवत रेखा पे सीधा प्रकाश इसका आता है, सीधा प्रकाश विषुवत रेखा पर आता है, सीधा प्रकाश विषुवत रेखा पर आता है, सीधा प्रकाश विषुवत रेखा पर आता है। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे रेखाएं ऊपर बढ़ती जाएंगी इनका प्रकाश क्या होगा, तिरछा पड़ता जाएगा, तिरछा पड़ता जाएगा, तिरछा पड़ता जाएगा। और जब 90 डिग्री पे जाएगा, जब 90 डिग्री पे जाएगा, जब 90 डिग्री पर जाएगा, जब 90 डिग्री पे जाएगा तो वहाँ पे प्रकाश की मात्रा जो है वो नगण्य हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए पड़ती है थोड़ा थोड़ा। तो समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश होगा, सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। इसके बाद जैसे जैसे लाइन ऊपर जाएगी, यानी जब ये कर्क रेखा हमारा आएगा 23.5 डिग्री पे, जो कर्क रेखा आएगा इस पे भी सूर्य का प्रकाश काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, इस पे भी सूर्य का प्रकाश काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन विषुवत की अपेक्षा थोड़ा कम, क्योंकि अब लाइन ऊपर हमारा जा रहा है, प्रकाश थोड़ा थोड़ा तिरछा होना शुरू हो रहा है, तो विषुवत की अपेक्षा थोड़ा कम। फिर वैसे सेम नीचे की कंडीशन में होगा, नीचे की कंडीशन में होगा कि यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश क्या है, ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन विषुवत की अपेक्षा थोड़ा सा कम पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये भी सूर्य के एकदम सामने ही आते हैं ये लाइन। तो अब देखो इनके बीच में जो है, इनके बीच में जो है इन रेखाओं के बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस भाग को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय भाग बोलेंगे। ये उष्णकटिबंधीय भाग आते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी। तो ये गर्मी वाला भाग है। अब देखिए हमारे पृथ्वी पे इंसान कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, गरीब है, अमीर है, ये सारा चीज़ जो होता है वो हमारा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट बताता है। ये इंसान अपने से नहीं करते, वो इन्वायरमेंट उनसे करवाता है। अब एक फैक्ट समझिए, यहाँ पे जो रहने वाले इंसान होंगे, यहाँ पे जो इस जगह रहने वाले इंसान होंगे, यहाँ पे रहने वाले इंसान होंगे बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं, जिससे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ने से उनके ऊपर उनकी काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उनकी एनर्जी लॉस होती है। उनकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होने के कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा काम नहीं, थोड़े से काम करने में वो थक जाते हैं, और ज़्यादा काम ना करने से वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाते, ज़्यादा विकास नहीं हो पाते। तो इस एरिया में जो भी देश आएगा वो ज़्यादा विकसित देश नहीं होगा, वो ज़्यादा विकासशील देश नहीं होगा, वो ज़्यादा विकासशील देश नहीं होगा। उसका रीज़न मैंने आपको बताया। अब चलते हैं और ऊपर, फिर आता है हमारे 66.5 डिग्री वाला लाइन। 66.5 डिग्री वाला लाइन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों हम देखेंगे। 66.5 डिग्री का जो लाइन आता है, 66.5 डिग्री का लाइन, 66.5 डिग्री का लाइन। अब देखिए मैं बताया सूर्य का प्रकाश अब क्या होगा, धीरे धीरे इस पर क्या होगा, इस पर तिरछा पड़ेगा, इस पर तिरछा पड़ेगा। तिरछा का मतलब है ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और ना बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा और ना बहुत ज़्यादा
कम पड़ेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ेगा मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होगा, कम प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगा ना ज़्यादा ठंडी होगा। तो ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी हो और ना ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी जगह को बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। कितने हमारे दोस्तों को इन शब्दों में प्रॉब्लम होता है कि ये शब्द का क्या मीनिंग है, तो कितने लोगों को आज इस शब्द की मीनिंग समझ में आई होगी। देखिए, शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है गर्म, शीतोष्ण का मतलब हो गया ठंडा गर्म, ठंडा गर्म। तो ऐसा प्रदेश या ऐसी जगह जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, उसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोलेंगे। तो यानी इन जगहों पर ना ज़्यादा ठंडी होता है और ना ज़्यादा गर्मी होता है, ना ज़्यादा ठंडी होता है और ना ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो देश होंगे, क्योंकि ना ज़्यादा ठंडी होगा ना ज़्यादा गर्मी होगा, तो वो उनका जो अपना फिजिकल जो रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और वो कंटिन्यू काम करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये जो देश होते हैं ये बहुत ही विकसित होते हैं, ये देश जो होते हैं वो बहुत ही विकसित होते हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो भी देश आएंगे वो विकासशील देश होते हैं ज़्यादातर। अब बात करेंगे हम 90 डिग्री का, जो कि हमने बताया था वो एक बिंदु बन जाता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते वृत्त हमारा बहुत छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश जो है वो नगण्य के बराबर पहुँचता है, नगण्य के बराबर पहुँचता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना पहुँचने के कारण बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है, और गर्मी ना होने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो देश होते हैं वो महीनों सालों हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। दिन रात का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम आपको ओवरऑल देशांतर के बारे में बताएंगे, हम जानेंगे हमारा जो मानक समय है वो कैसा होता है और मानक समय क्यों माना जाता है। इसके बाद जो भी बचेगा वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।